मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं उज़्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि सखी सहेली शो में हम ख़वातीन के मुख्तलिफ़ मसाइल पर बात करते हैं और आज जिस मसले पे हम बात करेंगे वो काफ़ी संगीन मसला है जिस पर आम तौर पर लोग बात नहीं करते और ये मसला है सिंगल पेरेंटिंग का। सिंगल पेरेंटिंग एक ऐसा मसला है जिसमें मर्द या औरत बच्चों को पालने के लिए अकेले रह जाते हैं। ये किन वजूहात की बिना पर एक औरत अकेली रह जाती है, बच्चे पालती है? इस हवाले से आप जानते हैं कि मेरे पास जो मेरी प्यारी सहेली हैं, नबीला, उन्हीं से हम बात करेंगे। तो जानते हैं कि उनकी क्या राय है। जी नबीला। बहुत शुक्रिया उज़्मा और वाक़ई ये एक बहुत सीरियस इश्यू है और एक दुःख देने वाला इश्यू भी है कि सब बच्चों को खुदावंद उनके माँ-बाप को सलामत रखे और अपने माँ-बाप दोनों के साए में वो परवान चढ़ें। लेकिन हादसात तो ज़िंदगी में होते हैं। डेथ भी हो जाती है, कई दफ़ा घरेलू झगड़ों के बायस या किसी और वजह से तलाक तक भी नौबत आ जाती है। पेरेंट्स में सेपरेशन हो जाती है। तो ये बच्चों की जो तरबियत होती है और बच्चों की जो परवरिश होती है, उस सूरत में वो सबसे बड़ा चैलेंज बनता है। मतलब बहुत दफ़ा हमारी सोसाइटी में नाखुशगवार ज़िंदगी में भी लोग रहते हैं, अपने जिस बंदे के साथ वो नई ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि बच्चे जो हैं वो सफ़र ना करें। हालाँकि अगर ताल्लुक अच्छा नहीं है मियाँ-बीवी का तो बच्चे तब भी सफ़र करते हैं, लेकिन आज का हमारा मौज़ू यही है कि अगर दोनों में से एक मौजूद है, तो बच्चों की परवरिश कैसी होती है? एक शख़्स अगर सिर्फ़ औरत है या मर्द है, तो वो बच्चों की परवरिश, बच्चों की कफ़ालत, बच्चों की स्टडीज़, बच्चों की देखभाल। ज़रूरियात पूरी करने, उनके हकूक़ पूरे करने के लिए कैसे आगे चल सकते हैं। तो डेफ़िनेटली मर्द जब औरत नहीं रहती तो मर्द के लिए भी बहुत बड़ा ये चैलेंज होता है। पर हमारा प्रोग्राम सखी सहेली शो जो है, ये क्योंकि ज़्यादातर औरतों पे फ़ोकस्ड है तो ज़्यादा बात शायद हम इस नाते से करेंगे कि औरतों को किन मसाइल से दो-चार होना पड़ता है या ऐसी सूरत में जब ख़ावंद की डेथ हो गई है या ख़ावंद से डाइवोर्स हो गई है, तो औरत अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकती है? या औरत के पास से बच्चे ले लिए जाते हैं, तो उस सूरत में औरत का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? तो इस बात पे हम ज़्यादा आज फ़ोकस्ड रहेंगे। अच्छा, इस हवाले से तो जैसे आपने बात की कि मर्द और औरत दोनों ही इस सिचुएशन में आ सकते हैं जहाँ पे वो अकेले बच्चों को सँभालते हैं या पालते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि मेरा भी एक्सपीरियंस इधर-उधर जाने का बहुत ज़्यादा है, बच्चों में काम करने का बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मैंने देखा है कि एक अंदाज़े के मुताबिक जो इदारों में बच्चे रह रहे हैं, जो शेल्टर होम्स बच्चों के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं जो सिंगल मदर के बच्चे होते हैं। माएँ ज़िंदा होती हैं, बाप बाप की या तो फ़ौत हो चुके होते हैं या किसी तरह से उनके वालिद ने उनको छोड़ दिया होता है, अबैंडन्ड बच्चे हुए हैं। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी ब्रोकन फैमिलीज़ का पार्ट होते हैं और वहाँ उस वजह से उन जगहों पे आए होते हैं। तो उसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद नहीं हैं। तो ये एक क्राइसिस है जो वुमेन को बहुत ज़्यादा फ़ेस करना पड़ता है और अकेले अपने बच्चों का को पालना पड़ता है। तो आम तौर पर ये भी देखा गया है कि पूरी दुनिया में यतीम बच्चों की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है दिन-ब-दिन और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में भी यतीम बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है और जितनी इन बच्चों की तादाद है, उसी लिहाज से इस सोसाइटी को भी और हमारे मुल्क की सतह पे भी ये सोचना पड़ेगा कि इन बच्चों की तरबियत, इन बच्चों की परवरिश, इनके हकूक़, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे मुल्क में कुछ ऐसे इदारे हैं, जैसे आपको पता है एसओएस विलेज है, चाइल्ड हाँ। प्रोटेक्शन ब्यूरो है, हुँ, इसी तरह बाकी सूबों में चाइल्ड हुँ। प्रोटेक्शन एनजीओज़ अथॉरिटीज़ के और इस इदारे। तरह की हुँ। चीज़ें, ये तो गवर्नमेंट के इदारे हैं। सोशल वेलफेयर भी इसके है। बिल्कुल, हुँ। इसके अलावा एनजीओज़ के इदारे भी हैं, जहाँ पे इन बच्चों को रखा जाता है। लेकिन हमारा जो आज का मौज़ू है, वो ये है कि अगर सिंगल पेरेंट है और बच्चे उनके अपने पास हैं, तो उनको क्या चैलेंजेज़ हैं? वो उस वक़्त बच्चे पालने उनके लिए कितने मुश्किल हैं या वो उन बच्चों की तरबियत में कैसे फिट आ सकते हैं? कहाँ पे कमी रह जाती है या वो क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ भी
जब पाकिस्तान ने सीआरसी को रेटिफ़ाई किया हुआ है, तो डेफ़िनेटली नेशनल लॉ भी उसकी अलाइनमेंट में बनेगा। तो लॉ भी यही कहता है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड देखा जाता है। बिल्कुल। मैं छोटी-सी मिसाल से अपनी बात वाज़ेह करना चाहूँगी कि अगर मियाँ-बीवी में तलाक हो गई है, हुँ, अब ये है कि बच्चे किसके पास रहें? तो कानून हमारा यूजुअली ये एक ख़ास उम्र तक, ज़्यादा छोटी उम्र के बच्चे जो हैं, हुँ, वो माँ के पास ही रहेंगे और फिर बाप के पास भी बाद में जाएँगे। लेकिन फिर लॉ यूँ भी बोलता है कि अगर बच्चे हैं और माँ ने दूसरी शादी कर ली है, हुँ, तो वो बच्चे बाप के पास आ जाते हैं। अगर बाप इंटरेस्टेड नहीं है और माँ ने दूसरी शादी कर ली है और वो बच्चे माँ के पास हैं, तो दूसरा शौहर जो है, वो बच्चों से कैसा सलूक करता है। हुँ। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का जो इश्यू है, बेटियों के हवाले से ख़ास तौर पे ये है कि बेटियों की सिक्योरिटी, बेटियों की प्रोटेक्शन जो है, वो उसको रिस्क पे। उसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है और उस पे माँ को बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत होती है कि वो उस सूरत में क्या रोल प्ले कर सकती है। अच्छा, हमारे कल्चर में ये भी मसला होता है कि जब एक औरत अकेली रह जाती है और उसकी एक सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, तो घर वाले, उसके अपने जो घर वाले होते हैं वो भी उसको सपोर्ट नहीं करते, उसके आगे से जो ससुराल वाले होते हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते। तो अकेले रहना हमारे कल्चर में एक औरत के लिए बच्चे पालना बड़ा मुश्किल होता है। तो नबीला, देखते हैं कि अवाम इस बारे में हमें क्या कहती है। आइए नाज़रीन, हम अवाम की भी राय जानते हैं कि अवाम इस बारे में क्या कहती है कि क्या अकेली औरत अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सकती है? बिल्कुल पाल सकती है। वो तो घरों में काम भी करे तब भी अपने बच्चों को पाल लेती है। अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसके अंदर उसका बड़ा किरदार होगा, वो अच्छे तरीके से वो पालेगी अपने बच्चों को। हाँ, माँ पालेगी, बाप नहीं पाल सकता। हाँ, बिल्कुल पक्की बात है ये। अगर देखा जाए तो माँ का तो रुतबा बुलंद है, अल्लाह की तरफ से। तो उनको चाहिए उसको इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़, उसका हर तरह का ख़्याल रखना चाहिए। हमारी हुकूमत को भी करना चाहिए। जो हमारी हुकूमत डिले हो रही है, उनको चाहिए औरतों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। इनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। हाँ, किसी हद तक पाल सकती है, लेकिन उसमें फिर एक और भी है, अगर उसके फाइनेंशियल पोज़ीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है या कोई घर का या सिक्योरिटी का या पैसों का मसला है, तो फिर डेफ़िनेटली उसको देख लेना चाहिए। जो हमारा सोशल सेटअप है उसमें तो म्यूचुअली औरत और मर्द दोनों ही घर को चलाते हैं। अगर हाँ, समहाउ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं मुआशरे में, ज़िंदगी में कि एक औरत अकेली उसको सर्वाइव करना पड़ता है, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छी, अगर तो ख़तून पढ़ी-लिखी है, वही वुमन एम्पावर्ड है, उसको काम कर सकती है, प्रोफ़ेशनल है, पैसे कमा लेती है, तो वो बहुत अच्छी परवरिश कर सकती है। नहीं, ये हो नहीं सकता क्योंकि वो ज़िंदगी के और भी काम करने होते हैं, घर के भी करने होते हैं और दुनियादारी भी करनी है। दुनिया में रह के आपको सारे काम करने पड़ेंगे। अकेला रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, दूसरी शादी करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है। अगर अकेले फाइनेंशियली वो सारा कुछ देख सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है, तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए जी, अकेली औरत पाल तो सकती है, लेकिन उसके साथ उसका बाप, भाई या बेटा हो तो उसके लिए बहुत चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। लेकिन ये नहीं है कि अकेली बेटी जो पाल नहीं सकती, वो ज़्यादा बेहतर बेटे से, भाई से, बाप से पाल सकती है वो। उसमें इतनी एबिलिटी है। अच्छा नबीला, मुझे बड़ा मज़े का लगा ये सुन के, लोगों की राय बड़ी अच्छी लगी जब लोग बड़े असर्टिवली कह रहे क्यों नहीं पाल सकती। तो बड़ा एक स्ट्रेंथ सी फील होती है कि हाँ, ऐसी स्टेटमेंट्स भी लोग देते हैं, ऐसी बातें भी लोग करते हैं जो बड़ी पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बात सही है। मैं तो मतलब मुहावरे, मैं बहुत ज़्यादा मुहावरों पे बिलीव नहीं करती क्योंकि बहुत से मुहावरे जो होते हैं, वो मिथ्स भी होती हैं और स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं। लेकिन आम तौर पे हमारे कल्चर में ये बोला जाता है कि अगर बाप नहीं रहे तो माँ बच्चे पाल सकती है, अगर माँ ना रहे तो बाप से बच्चे पालने मुश्किल मुश्किल हो हो जाता है। जाते हैं। क्योंकि बच्चों की तरबियत और बच्चों के साथ हर वक़्त रहना, वो वाक़ई बाप के लिए नामुमकिन होता है। पर ये भी बहुत बड़ा इश्यू है कि अगर कोई औरत जो है, वो अपने बच्चे अकेले फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है या नहीं? या अगर वो अकेली है और फिर वो फाइनेंसिस के पीछे ही जा रही है और उसकी इतनी स्किल भी नहीं है और इतनी काबिलियत भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है कि उसको
बहुत बेहतर उजरत मिले, तो बिल्कुल। क्या वो बच्चों की हुँ, ज़रूरतें एक ख़ास मयार ज़िंदगी तक सपोर्ट कर सकती है या नहीं कर हुँ, सकती? तो मुझे लगता है कि हमारे माशरे को इस पे बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। फैमिली को, जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है कि एक्सटेंडेड फैमिली जो है, वो उस औरत के लिए ज़िंदगी को, एक तो उसके लिए हालात पहले ही मुश्किल हैं, लेकिन वो उसको और मुश्किल ना बनाए। ना बनाएँ, और बिल्कुल। फैमिली का जो कोऑपरेशन होता है, उससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैं अपने घर की मिसाल देना चाहूँगी कि मेरे भाई की 2014 में डेथ हुई। हुँ, हमारे ख़ानदान के लिए, मेरा एक ही भाई था, हमारे ख़ानदान के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था और इसने हुँ, हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, बहुत हुँ, तरीक़ों से किया। उसका बड़ा बेटा उस वक़्त 8 साल का था और छोटा बेटा 6 साल का था। हमारी भाभी को हमने अपने पास ही रखा और हमने कहा कि भी जो कुछ हमारे भाई का है, वो हमारी भाभी का भी है। हुँ, तो मतलब मैं आम तौर पे मैं ख़वातीन के जायदाद के हक़ की बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ। मैं समझती हूँ कि औलाद को जो वालिदैन की प्रॉपर्टी है, उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए, जो उनका शरई तौर पे या कानूनी तौर पे बनता है। लेकिन हम बहनों ने अपनी भाभी को इस तरह से सपोर्ट किया कि हम जहाँ भी उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी के हवाले से होती थी, तो हम लोग कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दे देते थे कि भई ये हमारी भाभी का ही है। हमारी भी ज़रूरतें होती हैं, हर बंदे की ख़्वाहिशें होती हैं और अगर कोई फैमिली, कोई बहनें या कोई भाई, क्योंकि हमारा तो एक भाई था, कई दफ़ा फैमिलीज़ में ये भी होता है कि एक भाई की औलाद है, उस हुँ, भाई की डेथ हो गई है, तो जो दूसरे भाई हैं, वो जायदाद पे कब्ज़ा कर लेते ऐसा हैं। बहुत होता है। ऐसा हुँ, बहुत होता है बहुत और होता है। फिर वो जो हुँ, बच्चे होते हैं, जिनके हुँ, बाप की डेथ हो चुकी होती है, उन बच्चों को बाप की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलता। अब ऐसी सूरत में वो खातून जो है, वो अकेली बच्चे कैसे पालेगी? हाँ, तो जिसके मैं साथ बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जब एक फैमिली में इस तरह का हादसा हो, तो बाकी जो फैमिली के मेंबरान होते हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उसको बहुत सिम्पैथी, एम्पैथी और बहुत ज़्यादा मोहब्बत से, केयर से सोचने की ज़रूरत होती है। नबीला, अभी क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, हम इस पे गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। मैं चाहूँगी कि हम अपनी एक सखी का ख़त जो हमें मौसूल हुआ है, उसको पहले हम पढ़ लें। तो आइए नाज़रीन, एक सखी जिन्होंने हमें ख़त लिखा है, हम उनका अभी ख़त पढ़ेंगे। तो देखते हैं उन्होंने हमें क्या लिखा है। वो लिखती हैं कि मेरी शादी जब हुई तो मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे घर जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई तो मैं और मेरा शौहर हम बहुत खुश थे। लेकिन मेरी सास हमसे नाखुश थी क्योंकि उनको बेटा चाहिए था। मेरी पहली बेटी के बाद मेरी एक और बेटी हुई। उसके बाद मेरे शौहर ने भी अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया और जब मेरा तीसरा बच्चा आने वाला था तो मुझे हर रोज़ घर से बातें सुनने को मिलती कि अब बेटा ना हुआ तो तुम्हें घर भेज देंगे। और जब मैं हॉस्पिटल थी और मेरा शौहर मुझे और बच्चे को लेने आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और मौके पे ही उसका इंतकाल हो गया। और इस सब का ज़िम्मेदार मुझे और मेरी बेटियों को समझा गया। कहा गया कि ये और इसकी बेटियां तो मनहूस हैं, हमारे बेटे को खा गई। इसके बाद मुझे घर से निकाल दिया गया। अब मैं अकेली अपनी 3 बेटियों को पाल रही हूँ। मेरी छोटी बेटी बहुत बीमार रहने लगी है। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, लोगों के घरों में काम करती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रही। उसकी सुनने की हिस्स दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। पर मैं अकेली कैसे करूँ ये सब? मैं अपनी बेटियों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे सवाल मुझे परेशान कर देते हैं कि मैं अकेले ये सब कैसे करूँगी। मुझे आज तक समझ नहीं आया
आखिर मेरा और मेरी बेटियों का क्या कसूर है? आपकी सखी सहेली। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस ख़त के बारे में बात करें, लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सखी का ख़त पढ़ा है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया है और इसके साथ-साथ आज की जो हमारे प्रोग्राम का मौज़ू है वो है सिंगल पेरेंटिंग। वो भी एक सिंगल पेरेंट हैं और उन्हें अपने बच्चों को पालने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे नबीला से कि वो क्या कहती हैं। जी नबीला। उज़्मा, जो ख़त आज हमने अपनी सखी की तरफ से पढ़ा है, इसमें सिंगल पेरेंटिंग से जो पहले की सिचुएशन है, वो भी मुझे बहुत तशवीशनाक दिखी है। यानी उसकी एक बेटी हुई पैदा तो दूसरी बेटी के पैदाइश के साथ ही उसके हस्बैंड के रवैये में खिंचाव आ गया है। तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मसला है कि बेटियों की पैदाइश जो है, उसको ठीक तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। मतलब हम इंटरनेशनल लॉ हमें कहता है कि अ, बच्चे जो दोनों हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन जिन्स की बिना पे हम नहीं कर सकते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद ताला ने नर और नारी दोनों को पैदा किया, अपनी शबीह पे पैदा किया। फिर हम क्यों बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं? तो मतलब उसके ये कहना कि भई बेटा नहीं हो रहा तो बेटियाँ हैं तो उसके रवैये में तब्दीली आ गई है, उसने उनके साथ जो उनके एक्सपेंडिचर थे उन पे खिंचाव, हाथ खींच लेना, तो इस तरह की जो बात है, ये भी बड़ी तशवीशनाक है। बेटी और बेटे की पैदाइश जो है ये औरत के बस में नहीं है। वैसे तो ये किसी के बस में भी नहीं है। बिल्कुल। बेटे या बेटी की सेक्स का जो तयन है ये खुदावंद की तरफ से है। लेकिन अगर बायोलॉजिकल फैक्टर को देखा जाए तो सेक्स का तयन जो है वो मर्द के क्रोमोसोम से होता है। एक और भी बड़ा पॉइंट है जो मैंने नोट किया है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो उसका कसूरवार भी खातून को ठहराया गया हाँ, ये कि और ज़्यादा जहालत ब्लेमिंग की या बात है, बिल्कुल। ये तोहमात पे बिलीव करना और ये हुँ, कहना कि किसी की नहुसत से ये हो गया, किसी की नहुसत से। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ़ अनपढ़ ये लोग करते हैं, ये बहुत पढ़े-लिखे लोग भी और ठीक-ठाक, अ, ये भी नहीं कि ये सिर्फ़ इकोनॉमिकली जो लोअर क्लास है, उसमें ये होता है। ये बहुत अमीर लोगों में भी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पढ़े-लिखे लोगों में तोहमात पे यकीन रखा जाता है। तोहम परस्ती का एजुकेशन से ताल्लुक नहीं, क्या ये हमारा कल्चर ज़्यादा इस पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है? कल्चर भी कर रहा होता है लेकिन हमारी एजुकेशन का मयार भी क्या है? ये बिल्कुल तो ऐसे ही है। पूरा ये इस पे तो मतलब बड़ी ज़्यादा बात बनती है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाते क्या हैं? उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं? क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिव थिंकिंग को गुंजाइश देते हैं? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बताया जाता है कि चीज़ों को खोज निकाल के लॉजिकल फ्रेमवर्क में देखें? तो जब एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा होगा जिसमें सिर्फ़ सिर्फ़ रट्टा लगाना सिखाया जाएगा और बिल्कुल, सोचने का और चीज़ों को परखने का जो है वो उसके लिए बच्चों की तरबियत ही नहीं होगी, तो वो वैसे ही बिलीव करेंगे जो जो कुछ सुनते आएँगे, सीना बसीना और इस तरह की बातें। तो मतलब अब मैं तो ख़ास तौर पे अपनी सखी सहेलियों से ये बात करना चाहती हूँ और इस बात पे बहुत फ़ोकस दे के करना चाहती हूँ कि बच्चे की जिन्स के तयन में औरत का कोई कसूर नहीं है। और बिल्कुल। कोई ये समझने ये की बात अगर है। हमारे हुँ, एजुकेशन सिस्टम में भी ये बात हुँ, समझाई जाए, पढ़ाई जाए,
तो इससे जब नौजवान शादी के लिए तैयार हों, तो उन्हें उनके पहले से पता हो। पेरेंटिंग के कोर्सेज़ कराए जाएँ, उनको पेरेंटिंग के बारे में बताया जाए, तो ये चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल होंगी। मतलब अब यूनिवर्सिटी के बाद लोगों ने शादियाँ करवानी ही होती हैं, ऐसा ही तो है। एक ख़ास उम्र के बाद मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि हमारा लॉ जो है वो बच्चों और बच्चियों की शादी की उम्र जो है, लड़कों की तो ख़ैर पहले भी 18 साल है, लेकिन लड़कियों की भी 18 साल मुकर्रर करे। तो हम 18 साल के बाद के जो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें पेरेंटिंग के लिए कोर्सेज़ क्यों नहीं शुरू शुरू करते? कर सकते हैं, होने ये बड़ा चाहिए अच्छा बिल्कुल, आइडिया है। बिल्कुल। और मेरे ख़्याल में ये भी बात आ रही थी कि जैसे वुमेन राइट्स हैं या बच्चों के राइट्स हैं, तो इनको भी अगर स्कूल के सिलेबस में ही ऐड किया जाए या एडोलेसेंट जब होते हैं या टीनेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, अगर ये थोड़ा उन्हें पढ़ाया जाए इस तरह की चीज़ें, तो मेरा ख़्याल है कि सोसाइटी में एक अच्छा चेंज आ सकता है। बिल्कुल, एटीट्यूड्स और रवैयों में चेंज आ सकता है और इसके साथ-साथ जैसे आपने गुड पेरेंटिंग की बात की, तो मैरिटल काउंसलिंग का अगर ये पार्ट बना दिया जाए कि बच्चे की जेंडर जो है उसे रिसीव करना है और किस तरह से स्टिग्मेटाइज़ेशन से हम बचा सकते हैं, तो इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है बिल्कुल, कि बिल्कुल। जेंडर जो बेबी पैदा हो उसकी जेंडर की बेस पे किसी को लेबलाइज़ या स्टिग्मेटाइज़ ना किया जाए। फिर फैमिली के सिस्टम में कैसे रहना है और कैसे बिहेव करना है एक-दूसरे के साथ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बात आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगी कि जब पेरेंटिंग के बारे में सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो बाद में अगर कोई सिंगल पेरेंट भी है, अगर सिर्फ़ सिंगल मॉम रह गई हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए अलर्ट होंगी। वो अपने बच्चे का और और अगर अगर मतलब हम डेथ की तो बात अलहदा है, लेकिन जब डाइवोर्स के बाद बच्चों की कस्टडी का मामला आता है, तो हाँ। जो लोग पेरेंटिंग के कोर्सेज़ में से गुज़रे हुए होंगे, हुँ, वो उनको ये बात सिखाई गई होगी कि कि जो लॉज़ क्या बच्चे कहते का हैं। बेस्ट इंटरेस्ट है वो क्या है और बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में बच्चे की कस्टडी होनी चाहिए। अगर बाप के पास वो बेहतर है, मिसाल के तौर पे माँ ने शादी कर लेनी है और फिर सुतेला बाप है, तो वो क्या बाप के पास रहने चाहिए? और अगर बाप जो है वो उनको इस तरह से लेता है कि माँ को पूरे वो बच्चों के अखराजात पे करे, सब हुँ, कुछ उसको फैसिलिटेट करे। बेशक वो हुँ, दोनों की डाइवोर्स भी हो चुकी है, अपनी-अपनी हुँ। जगहों पे अलग जगहों पे रह रहे हैं। लेकिन बच्चों की बेस्ट है। तालीम, उनकी हुँ, प्रोटेक्शन, उनकी रिक्रिएशन, हुँ। उनके बेस्ट इंटरेस्ट की खातिर उन दोनों को आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने में, आपस में एग्रीमेंट करने में आसानी होगी, अगर उन्होंने पेरेंटिंग के बारे में सीखा हुआ होगा। ऐसी सूरत में उस औरत के लिए उन बच्चों को पालना, चाहे वो सिंगल मॉम है, हुँ। वो आसान भी होगा और वो उन येस। बच्चों की परवरिश, उन बच्चों की तरबियत अच्छी भी कर सकेगी और वो बच्चे अ, सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न्स, प्रोडक्टिव शहरी मुल्क के और अपनी माँ के लिए भी और अपने बाप के लिए भी अच्छे जानशीन जो होंगे वो साबित होंगे। अच्छा, इसमें अगर अल्टरनेटिव केयर के हवाले से भी बात की जाए तो उसमें भी है ना कि बच्चों की कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंडेड फैमिली या माँ-बाप के साथ या अगर सिंगल पेरेंट रह गए तो उनके साथ ही बच्चा रहे, ताकि वो बच्चा जो है वो एक अच्छे माहौल में रह सके। और ये भी तो बच्चे का हक है ना कि बच्चा अपने बाप की ख़ानदान के साथ रहे, अपने जो खूनी रिश्ते हैं, उनके साथ रहे, ये उसका हक भी है। तो मेरा ख़्याल है कि जब औरत अकेली रह जाती है तो ख़ानदान को ये समझना चाहिए कि हमारे भाई की औलाद है या हमारे अ, बेटे की औलाद है, तो उस तरह से उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए उसकी औलाद को। जैसे आपने अपनी एग्ज़ाम्पल दी, बड़ी हेल्पफुल है और लोगों के लिए भी मिसाल है कि इस तरह के स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। तो इस हवाले से इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि अगर माँ अकेली रह जाए और बच्चे अकेले हों, तो वो किसी इदारे में बच्चों को भेजने की बजाय वहीं पर ही माँ को उन्हीं उसी के घर में कुछ कफ़ालत के लिए ख़ास रकम मुकर्रर कर देते हैं कि हम इसको देंगे ताकि ये अपने बच्चे अपने साथ रख के पाल सके। क्योंकि बहुत सारी औरतें जो मजबूर होती हैं और बच्चों को नहीं रख सकती घरों में और पाल सकती, वो मुख्तलिफ़ अदारों में बच्चों को भेज देती है। जब अदारों में बच्चे जाते हैं तो वहाँ और तरह के नफ़सियाती मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से ये भी है कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है, इसमें एक फैक्टर एक औरत का ना पढ़ा लिखा होना बहुत बिल्कुल, मैटर करता है। बिल्कुल। क्योंकि ये जो ख़ातून हैं अब अगर ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हों या स्किल्ड हों, तो उसमें ये है कि इनको जैसे बच्चे पालना इतना मुश्किल ना लगे। अगर वो अर्न कर सक रही हों, तो कुछ जगहों पे डे केयर सेंटर्स होते हैं, जहाँ वो अपनी बच्ची को अपने साथ लेके जा सकती हैं
और ख़ुद भी जॉब कर सकती हैं और बच्ची को भी लुक आफ्टर कर सकती हैं। तो ये बड़ा एक चैलेंज हो जाता है कि जब पढ़े लिखे होते हैं तो शायद चैलेंजेस कम हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, पढ़े लिखे होने से चैलेंजेस कम हो सकते हैं डेफ़िनेटली। मैं छोटी-सी बात एक अपनी आपकी पुरानी बात के साथ उसका रेफ़रेंस देना चाहूँगी कि अगर ऐसे तबका से ख़वातीन हों, जहाँ पे मतलब गुर्बत का लेवल बहुत ज़्यादा है और ख़ातून ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं है, तो उनको उन इन गवर्नमेंट के इदारों से भी रुजू करना चाहिए। जैसे बेनज़ीर हुँ, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, हुँ, एहसास प्रोग्राम है, बैतुल माल है, चर्चेज़ से, पैरिशेज़ से, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं और इन्हें वो जो सोसाइटी के बच्चे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी को बाँटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक जो है इस चीज़ से भी सिस्टम से जो निज़ाम में चीज़ें हैं सपोर्ट का सिस्टम है, हेल्प का सिस्टम है, इससे भी फ़ायदा उठाना चाहिए। नबीला बातों से मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आई है बाइबल की कि बाइबल मुक़द्दस में ये बयान किया गया है कि यतीमों और बेवाओं की ख़बर लो, उनका ख़्याल रखो। और यहाँ पे इस हवाले में अगर पढ़ा जाए तो ख़ास केयर टेकर्स का भी इंतज़ाम किया था ऐसे बच्चों के लिए जो अकेले रह जाते हैं, या ऐसी औरत जो बिल्कुल अकेली रह जाती है और अपने बच्चों को पाल रही होती है, उनके लिए ख़ास सिस्टम्स होने चाहिए, ख़ास केयर का इंतज़ाम करना चाहिए ताकि वो बच्चे जो हैं वो अबैंडन्ड महसूस ना करें या उन बच्चों को अलग ना किया जाए। ऐसी बहुत बिल्कुल। सारी कहानियाँ हैं जो इन मसाइल के साथ जुड़ी होती हैं कि जब एक औरत पढ़ी-लिखी नहीं होती, तो जब वो अकेली रह जाती है, तो फिर उसको दूसरी शादी करनी पड़ती है, और जब दूसरी शादी करनी पड़ती है, तो जो मर्द होता है वो उस पहली जो बच्चे होते हैं उनको साथ नहीं रखना चाह रहा होता। तो फिर वो मजबूरन उनको इदारों में भेजती है बच्चों को, और वहाँ पर जाकर बच्चे जो हैं वो अपने आप को रिजेक्टेड या अकेला महसूस करते हैं, और बाद में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि माएँ दोबारा मिलने भी नहीं आती। वो इसलिए मजबूर होती हैं कि उनके पास कोई शेल्टर नहीं होती, और दूसरी शादी के बाद जो शौहर होता है वो एग्री नहीं होता। तो ये बड़े मसाइल हैं जो एक मसले के साथ जुड़े होते हैं। तो कहीं न कहीं औरत की तालीम भी ज़रूरी है, कहीं न कहीं जो है वो उसकी राइट्स भी ज़रूरी हैं कि इम्प्लीमेंट हों। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अम, बहुत सारी गुफ्तगू हमने की, तो चूँकि हम अनफ़ोल्ड करते हैं, डिफ़रेंट मसाइल के ऊपर बात करते हैं, तो सखी जिन्होंने हमें ख़त लिखा है बहावलपुर से, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पे कि ज़िंदगी कभी भी इतनी आसान नहीं होती, मुश्किलात कभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती। ज़िंदगी में मुश्किलात आती और जाती रहती हैं, लेकिन इसमें हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए, अपने अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए, देखना चाहिए कि आप एक अच्छी माँ हैं, आपने अपनी बच्चियों को तो नहीं छोड़ा। अगर किसी ने जब आवाम की राय हम ले रहे थे, तो एक आदमी ने कहा था कि औरत इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो माँ भी बन सकती है और बाप भी बन सकता है। मुश्किल है कि बाप की जगह को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन औरत को खुदा ने इतनी स्ट्रेंथ दी है, और खुदा हमारा बाप है और हमारी फ़िक्र करता है। नबीला, यहाँ पर मुझे बाइबल की खूबसूरत आयत याद आ गई है। खुदावंद खुदा फरमाते हैं कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हरासा ना हो, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा। तो खुदा पर यकीन रखें, क्योंकि खुदा हमारे साथ है और वो हमारी इन मुश्किल हालात में गुज़रने में हमारी मदद करता है। इसके साथ-साथ खुदा ने बेवाओं और यतीमों के लिए बहुत ज़्यादा कलाम किया है, जिसमें लिखा है कि बेवाओं और यतीमों की दाद रसी करो। इंसान होते हुए हम सब की ज़िम्मेदारी है कि जो हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, जो मजबूर और लाचार हैं, हमें उन सब का ख़्याल रखना है। इर्द-गिर्द देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे आस-पास कोई ऐसी बेवा है, जिसके बच्चों को तालीम की ज़रूरत है, शेल्टर की ज़रूरत है, तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। अपना स्टेप ज़रूर उठाएँ और ऐसी ख़वातीन की मदद करें, ताकि वो अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकें। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लिहाजा मैं नबीला से, अपनी दोस्त से इजाज़त चाहूँगी। आप जानते हैं कि नबीला की मालूमात से हमने बहुत इस्तिफ़ादा हासिल किया है, और उन्होंने बहुत डिटेल में हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। लिहाजा नबीला, अभी शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो मैं और नबीला आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे अगले शो में।